मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। राहुल, प्लीज मुझे जाने दो। अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा था, लेकिन राहुल की आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। उसने जोर से मुझे दीवार से सटा दिया कि मेरी कमर में दर्द की एक तेज टीस उठी थी। मुझे पागल समझ रखा है, बेवकूफ हूं मैं। इतने दिनों से जो चल रहा था वह क्या था? उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा देखकर मेरी पलकें तक कांप उठी थीं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। बोलो डैमिट। वो गुस्से के मारे इतनी जोर से चीखा कि मेरी सांसें गले में अटक गई थीं। आंसुओं से भरी आंखों से मैंने उसे अविश्वास से देखा। आज तक उस इंसान ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज तो वह कोई और ही राहुल लग रहा था। मैं सांस रोके बिना पलकें झपकाए उसे देखे जा रही थी। आंसू टूटकर गालों पर फिसल रहे थे। सांस लो आरुषि। उसकी आवाज पर मैंने पत्थराई हुई नजरों से उसे देखा, लेकिन सांस अब भी रुकी हुई थी। सुनाई नहीं दे रहा, सांस लो, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी सांसों को बहाल करूंगा। अब की बार वह फिर से दबी हुई आवाज में चिल्लाया, तो मैंने अपना रुका सांस बहाल किया था। मुझे अचानक ही उसे डर लगने लगा था। राहुल का यह गुस्सा मैं पहली बार देख रही थी। सच कहते हैं, शांत दरिया में ही तेज तूफान की लहरें दबी होती हैं, और ऐसा ही राहुल का गुस्सा मुझे जाहिर कर रहा था। वो ऊपर से जितना शांत रहने वाला था, अंदर से उतना ही तूफानी था। मैंने इन 8 महीनों में उसके जैसा विनम्र इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, और आज वो सारी कसर पूरी कर रहा था। उसने अपनी उंगलियां मेरी नरम बाजुओं में जोर से दबाई थीं कि मेरे होठों से एक सिसकी निकली थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर वह गुस्से से बोला था, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे लिए यह काफ़ी है कि मैं करता हूँ। इसीलिए शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, समझी तुम? वो कतई अंदाज में बोलते हुए पीछे हट गया। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। यूनिवर्सिटी लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी थी। वो अपने बालों में हाथ फिराते हुए मुझे शिकायती अंदाज में देख रहा था, और मैं दीवार से सटकर खड़ी डर के मारे उसे देख रही थी। अब कुछ हद तक वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर चुका था। मेरे पास आते हुए उसने मेरे गालों से आंसू पोंछे थे। अब वो थोड़ा सामान्य लग रहा था। सॉरी, तो मैं हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आरुषि, तुम्हारा बार बार इनकार मुझे तकलीफ के साथ गुस्सा भी दिला रहा था। राहुल अपनी धीमी आवाज में कहते हुए मेरी आंखों में छुपा डर महसूस कर रहा था। आप मुझे घर जाने दें, प्लीज। मेरे होठों से निकले शब्दों पर उसने अपने होंठ भी लिए। जाओ, बल्कि आओ, मैं छोड़ देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज। मेरे इनकार पर वो मुझे उलझी निगाहों से देखने लगा, जिनमें साफ चेतावनी थी। मैंने अपनी पलकों को झुका लिया और उसके साथ कदम आगे बढ़ा दिए। यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक पहुंचते ही मैंने गहरी सांस ली। अपनी बड़ी सी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए वह मेरे बैठने का इंतजार करता मुझे देखने लगा, और फिर मैं चुपचाप बैठ गई, चाहते हुए भी इनकार न कर सकी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने गाड़ी रोड पर डाल दी। मैंने चोर निगाहों से उसे देखा। वो नाराजगी में हमेशा चुप हो जाता था, और अब उसकी नाराजगी मुझे अंदर तक तोड़ रही थी। नाराज हो मुझसे, मुझसे पूछे बिना ना रहा गया। मेरे सवाल पर भी वह खामोश रहा और चुपचाप ड्राइव करता रहा। पहली बार उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया था, वरना चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही लोगों में मौजूद हो, कितना ही बिजी हो, मुझे आज तक उसने कभी नज़रअंदाज नहीं किया था। अब उसका जवाब ना देना मुझे बेहद तकलीफ दे गया। मैं आंसू रोकते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर वापस विंडो स्क्रीन पर नज़रें गड़ा दीं। मेरे नाराज़ होने से तुम्हारी ज़ात पर कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, इसीलिए मेरे नाराज़ होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें। बेफ़िक्र रहो। वह गंभीर लहजे में बोलता हुआ गाड़ी का मोड़ काट रहा था। राहुल, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी फैमिली में बाहर शादी नहीं करते। कैसे समझाऊं आपको? मैंने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। उसकी आंखों के तैरते लाल डोरे देखकर मैं अंदर तक सहम चुकी थी। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो गाड़ी अब मेरे घर के एंट्रेंस में दाखिल कर चुका था। गैरेज में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, पर पापा की गाड़ी में कोई मसला था। वो ठीक होने के लिए गई हुई थी, इसलिए उस जगह राहुल ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। बाहर आ जाओ। राहुल ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए बेहद संजीदगी से कहा, तो मेरे होश उड़ गए। आप यहाँ क्यों आए हैं?
प्लीज़ वापस जाएं। मैंने गाड़ी से बाहर निकले बिना डरते डरते कहा, जबकि वह घूमकर मेरी तरफ आता। गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। खुद आओगी या मैं हाथ पकड़कर अंदर ले चलूं? वही अंदाज मुझे अब उससे सच में डर लगने लगा था। आखिर चाहता क्या था यह? मुझे समझ ना आया। मैं चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरते गहरी सांस भर गई। डरी हुई नज़रों से राहुल को देखा। चलो अंदर। वो मुझे अपने साथ मेरे घर में आया और आज मेरा दिल चाह रहा था कि अपने घर में दाखिल होने के बजाय कहीं और चली जाऊं। वो अचानक रुक गया, पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और मैं और ही सोचों में गुम सीधा उसके सीने से जा टकराई। उफ! सर पर हाथ रखे उसे देखा। देखने में इतना पोलाइट और बॉडी इतनी हार्ड। मेरे घूर कर देखने पर मेरा सर सहलाते हुए वह मुस्कुरा दिया और अंदर बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। राहुल ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक साथ सलाम किया। एक पल के लिए सब लोग चौंक गए। चाचा और चाची और उनके साथ उनका बेटा करण भी अंदर घर में मौजूद था। पापा ने हैरानी से मुझे और फिर राहुल को देखा। मेरी आंखों में आंसू और डर लहराया, जबकि चेहरे पर भी डर साफ साफ झलक आ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। आओ राहुल बेटा बैठो। पापा ने हमेशा की तरह राहुल से मोहब्बत से बात की, जैसे वो हमेशा किया करते थे। अंकल, बिना बुलाए आने की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात ही ऐसी थी जो करनी ज़रूरी थी। राहुल ने उनके सामने बैठते हुए अपनी बात शुरू की और उस पल मुझे लगा शायद सारी दुनिया रुक गई हो। मेरा दिल सुदबुदाकर हलक में आया था। जी बेटा कहिए। पापा ने भी उसकी तरफ ध्यान देते हुए बहुत ही प्यार से कहा था। अरे अशफाक भाई, कौन है यह? कुछ तारुफ तो करवाइए। चाचा जी ने बीच में टांग अड़ाई, जबकि चाची जी की आंखों में साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये राहुल मलिक हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आरुषि बेटी पढ़ाती है, यह भी उसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। बहुत नेक और शरीफ हैं। पापा के लहजे में राहुल के लिए इज्जत और मोहब्बत साफ झलक रही थी। अभी कुछ ही देर में आपके ख्यालात बदलने वाले हैं। पापा, मैंने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए दिल ही दिल में सोचा, यह आपका बड़प्पन है अंकल, जो आप इतनी चाहत और मान देते हैं। इसीलिए आज एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। राहुल थोड़ा आगे होकर बैठा था और मैंने सांस रोककर उसे देखा। जी कहिए। वो भी मुस्कुराते हुए बोले, जबकि बाकी सब लोग खामोश नज़रों से राहुल की ओर ही देखे जा रहे थे। मैं आपकी बेटी आरुषि से निकाह करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को सकारात्मक अंदाज में सोचेंगे। कहते हुए राहुल ने पापा के चेहरे के तासीरात देखे, जबकि मैं तो अब तक सांस रोके राहुल के निडर अंदाज को देखे जा रही थी। वो वाकई इतना निडर और बहादुर था, यह मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतनी दीदादिली मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था। ये क्या कह रहे हैं? अशफाक साहब कुछ मुझे भी समझाएंगे। चाचा जी ने माथे पर बल डालते हुए कहा। राहुल बेटा, ये वक्त मुनासिब नहीं लग रहा मुझे कि आपने जो यह बात कही है। राहुल की बात सुनकर पापा भी हड़बड़ा गए थे। अंकल, मुझे तो यही वक्त मुनासिब लगा। आप इजाज़त दें तो कल मेरी माँ आएंगी रिश्ता पक्का करने। वो अपनी तरफ से जैसे सब कुछ सोचे बैठा था। पापा की धीमी आवाज़ पर राहुल मलिक का हौसला और भी बुलंद हो गया था। मैंने माथा मसलते हुए उनकी बातें सुनी थीं। और हम जो आज करण का रिश्ता लाए हैं, उसका क्या? चाची जी ने तल्ख लहजे में पूछा, जबकि करण के चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर हुआ। वापस ले जाएं, राहुल ने सहजता से कहते हुए इस बार माथे पर 2 बल डाले। हद हो गई। अशफाक साहब, ये लड़का हमारी बेइज्जती कर रहा है और आप हैं कि चुपचाप सुनते जा रहे हैं। चाचा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। रफ़ीक भाई, अब बैठे आराम से बात करते हैं। पापा ने उन्हें मसलहत से धीमे लहजे में कहा। हरगिज़ नहीं, इस शख्स को कहिए यहाँ से चला जाए। आरुषि को आपने मेरे बेटे करण के लिए तय कर दिया है, तो फिर अब यह कहाँ से आ गया? चाचा इस बार गुस्से में खड़े हो गए। क्या आपने आरुषि का निकाह कर दिया है? राहुल ने पापा से तीखे लहजे में पूछा तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सिर नामे हिला दिया। फिर ये क्यों इतना हक जता रहे हैं? हमारे परिवार की लड़की है, हमारे परिवार में ही रहेगी। तुम यहाँ से फौरन निकलो। राहुल की बात पर इस बार करण को भी बोलने का मौका मिला था और वह आगे बढ़कर बोला भी। मैंने अपनी आंखें जोर से मींचते हुए ख्यालों में करण की बुरी हालत होते देखी। अंकल, मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए। मुझे किसी अजनबी से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही और ना ही मैं कोई बदतमीज़ी करना चाहता हूँ। राहुल मलिक के ठंडे और सख्त लहजे में कही गई बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया था।
अशफाक भाई, आप इसे घर से निकालें, क्योंकि आरुषि तो हमारे ही घर की बहू बनेगी। ये कहते हुए वह राहुल की ओर बढ़े थे। ओ हेलो, उठो। आरुषि का नाम भी लिया तो जबान। चाचा के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। जब राहुल मलिक ने कड़कती नजर उन पर डाली तो वह एकदम से खामोश हो गए थे और चुपचाप बैठ गए। अंकल, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका जवाब चाहिए। उनका जवाब ना ही है, इसलिए उठो और जाओ यहां से। हम परिवार से बाहर लड़कियों की शादियां नहीं करते। चाचा ने फिर से दांत पीसते हुए कहा। मुझे पापा की चुप्पी पर हैरानी हो रही थी, जैसे वह वहां पर मौजूद ही ना थे। अरे राहुल भाई, आप, वाह क्या शानदार सरप्राइज है। मैं अभी चिकन रोल बनाकर लाती हूँ, आपके फेवरेट है ना, आप खाकर जाइएगा। मीरा की बात पर आरुषि ने उसे घूर कर देखा। यहाँ घर में तूफान आया हुआ है और इन मोहतरमा को रोल खिलाने की पड़ी है। मैंने सिर हिलाकर उसे इशारों ही इशारों में माहौल की गंभीरता समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो सदा की बेवकूफ़ मेरे इशारों को समझ ही न सकी। अशफाक साहब, आप इस लड़के को निकालते क्यों नहीं? चाचा इस बार परेशान हो उठे थे। रफ़ीक भाई, मैंने कभी आपको आरुषि के रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है, तो आपसे गुजारिश है कि आप फ़िलहाल इस तरह कोई हक़ ना जताएं। राहुल मेरे मेहमान हैं और यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर आए मेहमानों के साथ बदतमीज़ी करें। पापा की इस बात पर सब लोग हैरान रह गए, जबकि राहुल के चेहरे पर सुकून सा छा गया। मतलब, आप हमें इनकार कर रहे हैं? चाची जी गुस्से में उठते हुए बोलीं। इनकार नहीं, लेकिन इकरार भी नहीं किया है अभी तक। तो ठीक है, अभी कर दीजिए इकरार। करण को अब राहुल की मौजूदगी बहुत ज्यादा खलने लगी थी। वो चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और मैं बेखौफ 2 कदम पीछे हो गई और उसे घूर कर देखा। वो सबके सामने मुझे जिस तरह देख रहा था, शायद पापा को भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़े थे। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। पापा ने उन्हें इस बार साफ साफ इनकार कर ही दिया, तो वह लोग बुरी तरह भड़क उठे। करण की हरकत और चाचा चाची का रवैया पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस पर चाचा का परिवार आग बबूला हो उठा था। आप गलत कर रहे हैं फूफा जी, आरुषि सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। करण ने मेरी ओर कदम बढ़ाए कि अचानक राहुल रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अगर अपने पैरों पर चलकर वापस जाना चाहते हो तो अपने कदम यहीं रोक लो, वरना। राहुल की सर्द आवाज में दी गई धमकी पर करण एक पल के लिए बौखला गया। वरना क्या करोगे तुम? उसने राहुल का कॉलर पकड़ लिया। उफ, ये क्या कर दिया करण तुमने? सब जानते थे राहुल को अपना कॉलर छूने वाले जहां लगते थे, वो कॉलर तक पहुंचने वाले के हाथ तोड़ दिया करता था। राहुल ने एक नज़र अपने कॉलर पर डाली और दूसरी करण के हाथ पर, फिर उसकी कलाई को अपनी मजबूत मुट्ठी में इस कदर जोर से भी कि करण की चीखें निकल गईं। चाचा और चाची भी घबरा गए। अरे छोड़ो हमारे बेटे को, छोड़ो अशफाक साहब, इसे कहिए करण का बाजू छोड़े। चाचा एकदम घबरा कर बोले। हाय, मेरे बच्चे की बाजू तोड़ दी, छोड़ो। चाची ने तो सीना ही पीट लिया। राहुल बेटा, हाथ छोड़ दो उसका। पापा की बात पर राहुल ने होंठ भीए, लेकिन कलाई को वह मरोड़ रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मेरा बीपी लो होने लगा था। राहुल प्लीज छोड़ दीजिए उसे, आपको मेरी कसम। मैंने धीरे से उसके पास जाकर कहा तो उसने उसकी कलाई एक झटके में ही छोड़ दी। वो अपनी कलाई दूसरे हाथ से थामे चीख रहा था, जबकि चाचा चाची शोर मचाते चिल्लाते अपने बेटे को लेकर वहां से चले गए। बेटा, इस कदर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, बैठो, आराम से बात करते हैं। आरुषि बेटा, तुम जाओ, चाय लेकर आओ। उन्होंने मुझे टालना चाहा और मैं राहुल की तरफ एक नज़र डालती अंदर चली गई। आप आरुषि से निकाह करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश का मैं एतबार करता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि बेटी की रजामंदी लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसका आपके साथ घर में दाखिल होना और अब तक होने वाली सारी बातचीत के बीच खामोश रहना इस बात का सबूत है कि वह भी आपके इस फैसले में आपके साथ हैं। वरना आपकी इतनी हिम्मत ना होती कि आप यहाँ बैठकर सीधे मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगते। पापा की खरी खरी बातों ने मेरा दिल जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैं दीवार की आड़ में खड़ी ना सिर्फ उन्हें देख रही थी, बल्कि सब कुछ सुन भी रही थी। मीरा भी मेरे साथ खड़ी मेरा हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे घूर कर देखा। आपकी बातें अच्छी लगीं अंकल जी मुझे, लेकिन मैं अपनी मम्मा को कल ही भेजना चाहता हूँ और जल्द से जल्द निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
वो इस बार मुस्कुराकर बोला था और उसके साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। सो क्यूट यार, आप ही इतना प्यारा बंदा पकड़ा कहाँ से है यार? मुझे भी ऐसा ही क्यूट बंदा चाहिए। अल्लाह मियाँ, ऐसा बंदा मेरे नसीब में भी लिख देना। वैसे यार, आप ही इतने प्यारे टीचर पर तो लड़कियां भी फिदा होंगी, और यह अपने साथ वाली टीचर पर फिदा है। मीरा ने मुझे छेड़ा। चुप हो जा पागल, पापा ने सुन लिया तो पिट जाएगी। मैंने उसे टोका। ठीक है, अगर इज्जत के साथ आपकी माँ आती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, और मैं खुद चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस फर्ज से फ्री हो जाऊं। पापा की बात पर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। पापा, मुझे ही शादी नहीं करनी। मेरे अचानक इनकार पर पापा चौंके, जबकि राहुल ने सख्त नजरों से मुझे घूरा। क्या मतलब? पापा को मेरी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। पापा, यही सच है, मुझे इनसे शादी। राहुल मलिक अपनी जगह से खड़ा होकर मुझे सख्त निगाहों से देखने लगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मेरी पलकें बेकाबू होकर झुक गईं। उसकी नज़रों की तपिश ही कुछ ऐसी थी कि मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अंकल, मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में लड़कियों की शादी बाहर करने का कोई रिवाज नहीं। राहुल मुझे सख्त निगाहों से घूरते हुए पापा से पूछ रहा था। हाँ बेटा, यकीनन ऐसी कोई बात नहीं है, वरना मैं आपको आरुषि के लिए कभी हाँ नहीं करता। उनकी बात पर राहुल ने गहरी सांस ली। मेरा झूठ पकड़ लिया गया था, और अपने झूठ पकड़े जाने पर मैं एक गहरी सांस लेकर रह गई। अंकल, आपकी इजाज़त से मैं कल ही निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझ पर गहरी नज़रें डालता हुआ पापा की ओर मुड़ा, और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे वार्निंग दी हो, जैसे कह रहा हो कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, वरना जब मैं कंट्रोल करने पर आऊँगा तो सिर्फ आंसू बहाओगी। मैंने होंठ भीए और सिर झटक दिया, जबकि पापा उसे इजाज़त दे चुके थे। उसके जाने के बाद पापा ने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कोई बात परेशान कर रही है तो बताओ मुझे। राहुल ने कुछ कहा है या फिर ज़बरदस्ती? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है। मैंने फौरन उनकी बात का जवाब दिया। फिर क्या मसला है शादी करने से? जहां तक मेरी इन अनुभवी आंखों ने देखा है, तुम भी उसे पसंद करती हो। फिर भलाई शादी से इनकार क्यों? या फिर करण? अल्लाह का खौफ करें पापा, आप जानते हैं करण किस टाइप का है। मैंने पापा के सीने पर सर रखकर कहा, तो वह धीमा सा मुस्कुरा दिए। इसीलिए मैंने भी आपके टाइप वाले रिश्ते को हाँ कही है, और करण के रिश्ते के लिए फौरन मना कर दिया है। मैं जानता हूँ राहुल एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता है। स्टेटस में हम उसके मुकाबिल नहीं हैं, लेकिन इज्जतदार लोग हैं, और यही इज्जत देखकर वह हमारी तरफ बढ़ा है और बहुत शराफत से रिश्ता मांगा। मैंने आपकी आंखों में उसके लिए पसंदीदगी देखकर ही यह हाँ की है, लेकिन अब आपका यह इनकार करना मेरी समझ से बाहर है। वो उलझे हुए से दिखाई दिए। मेरे पापा और रिवायती माँ बाप में से नहीं थे जो बच्चों को गुस्से और रोब से रखते हैं। वह हमारे साथ बहुत दोस्ताना अंदाज में बात करते थे। मम्मा की डेथ के बाद मेरा और मीरा का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा उन्होंने कि हमें खुद पर रश्क होता था। पापा, मुझे बस डर लग रहा है, इसीलिए अभी सोचा नहीं शादी का। और यह मिस्टर राहुल तो जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। पहले रिश्ता पक्का करने का कहा, अब डायरेक्ट निकाह पर पहुंच गया। मैं चाहकर भी पापा को असल बात ना बता पाई कि मैं राहुल से शादी क्यों नहीं करना चाहती। शायद बता देती तो आने वाले लम्हों में मुश्किलात ना पैदा होतीं। मेरी जिंदगी में आगे चलकर जो तूफान आने वाले थे, वह तूफान आने से पहले ही शांत हो जाते। लेकिन गलती तो मैं कर चुकी थी कि मैंने सबसे सच्चाई छुपाई थी। राहुल से शादी न करने की वजह मैंने अपने पापा को भी नहीं बताई थी। बेटा, एक दिन तो सभी को रुखसत होकर दूसरे घर जाना होता है, और फिर आपकी एज है शादी की। आपकी शादी करते ही फिर मीरा का भी तो सोचना है। मीरा पास आकर बैठी तो पापा ने उसे अपने करीब कर लिया। बिल्कुल नहीं, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना, मीरा ने उदासी से कहा। मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा लहजा भी रंध गया, जबकि पापा मुस्कुरा रहे थे और नहीं पता था यह उनके चेहरे पर आई आखिरी मुस्कान भी हो सकती थी। सोने के लिए लेटी तो राहुल की कॉल आने लगी। मैं सोई हुई मीरा को एक नज़र देखकर बालकनी में आ गई और कॉल को यस करते हुए कान से लगा लिया। आरुषि, आपने अंकल के कान तो नहीं भरे? राहुल की बात पर मुझे सख्त तैश आ गया। एक्सक्यूज़ मी, आप बाज आए। मैं बता रही हूँ आपको, आप पापा के सामने जितना अच्छा बन जाते, लेकिन क्या मैं आपकी नज़रों में बुरा हूँ? अचानक से उसने मेरी बात काट दी।
मैंने एक पल को रुककर गहरी सांस भरी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर इनकार की वजह? जबकि इन 8 महीनों में मैंने जितना आपको समझा और जाना है, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। फिर क्या वजह है? मैं नहीं बता सकती आपको राहुल, प्लीज़ आप अभी ऐसा कुछ ना करें। मुझे इस रिश्ते में अभी नहीं पड़ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने परेशान होते हुए कहा। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से बीत गए। अब कल निकाह के बाद आपसे बात करूंगा, सख्त लहजे में कहते हुए वह कॉल काट गया। मुझे उसका खुद पर यूं हक जमाना गुस्सा दिला रहा था। निकाह के लिए कबूल है कहना ज़रूरी है। वो मैं कहूंगी तो निकाह होगा ना? मैंने भी गुस्से से उसे मैसेज टाइप करते हुए सेंड कर दिया। मैसेज फौरन सीन हुआ। मेरा दिल जोरों से धड़का। मुझे लगा कोई गुस्से वाला मैसेज आएगा। लेकिन दूसरी ओर बिल्कुल खामोशी थी और उसकी खामोशी सारी रात बरकरार रही और मैंने सारी रात जागते काटी थी। मैं उसके रिप्लाई का इंतज़ार करती रही और उसने रिप्लाई नहीं दिया। आज पापा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, जबकि मीरा भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। मजबूरन मुझे भी यूनिवर्सिटी से ऑफ लेना पड़ा। नाश्ते के बाद मीरा के साथ आज के ख़ास दिन की तैयारियों में लग गई, क्योंकि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जबकि आने वाले लम्हों को सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शाम को राहुल और उनके घर वालों ने आना था। शॉर्ट नोटिस पर पापा ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को और 2 दोस्तों को इनवाइट कर दिया था। अभी मैं ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी कि यूनिवर्सिटी के नंबर से कॉल आने लगी। मैंने झट से कॉल रिसीव की। मिस अहेर, आज यूनिवर्सिटी ना आने की वजह। दूसरी तरफ राहुल था। आप जानते हैं वजह आज मैं नहीं आ सकती। फिर क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसकी बात पर गुस्सा आने लगा। आपने ऑफिस में कोई लीव सबमिट नहीं कराई है, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हर संस्थान के कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, हर हाल में। दूसरी तरफ राहुल की आवाज़ संजीदा थी। सर, आज मेरा निकाह है तो मैं नहीं आ सकती। मैंने हर लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। दूसरी तरफ राहुल के लबों को शायद मुस्कान ने छुआ था। निकाह तो शाम में है, तो अभी आप यूनिवर्सिटी आ सकती थीं। राहुल ने अब की बार तेजी से कहा, नहीं आ सकती ना, घर में बहुत सारे काम हैं। होने वाले मंगेतर को बहुत जल्दी है निकाह की। एक दिन के लिए शॉर्ट नोटिस पर निकाह कर रहा है। खड़ूस और मिसहर बहुत गलत बात है। आपको अपने होने वाले शौहर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वह मुझसे बड़े बुजुर्गों की तरह बात कर रहा था और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। जबरदस्ती का शौहर आरुषि, तुम्हें मेरा प्यार जबरदस्ती का सौदा लगता है। वो अचानक ही अपनी रियल टोन में आया था और उसके बदलते अंदाज देखकर मेरा दिल धक से हुआ था। मैं राहुल से कितनी मोहब्बत करती थी ये बात या तो मैं जानती थी या फिर मेरा खुदा जानता था। लेकिन एक ऐसी मजबूरी थी कि मैं राहुल से शादी नहीं करना चाहती थी और वो मजबूरी मैं राहुल को बता भी नहीं सकती थी। मेरी खामोशी पर वो फिर से बोला था, ज़बरदस्ती का या फिर राज़ी का। लेकिन हमसफ़र तो मैं ही तुम्हारा बनूंगा। अच्छे से तैयार हो जाओ। आज की शाम तो मेरे नाम होने वाली हो। प्लीज़ फ़ोन बंद करें, मुझे बहुत सारे काम हैं। दूसरी तरफ राहुल ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दी, जबकि मैं फिर से सोचों में डूब गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी शादी को मैं रोक नहीं पा रही थी, पर अब मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी। उस इंसान के बारे में सोच रही थी जो इस शादी को रोकने की सबसे बड़ी वजह थी और जिनके बारे में मैं सोच रही थी। उन्हीं की कॉल आने लगी। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल उठाई थी। मना किया था ना तुम्हें कि इनकार कर दो इस रिश्ते से, फिर भी तुम डीठ ही निकली। नहीं सुननी ना मेरी बात। मैंने मना किया था फिर भी। वह नहीं सुन रहा मेरी बात। मेरा लहजा रंध गया था, क्योंकि तुम भी तो उसके इंतज़ार में थीं कि कब वो निकाह करे। मैं अब भी कह रही हूं कि इनकार कर दो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सामने की धमकी भरे लहजे पर मेरा दिल कट सा गया था। आप बात को समझने की कोशिश करें, मेरे हाथ में कुछ नहीं। आप उन्हें मना कर दें, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। जो कहा है वह करो, मुझे ऑर्डर मत सुनाओ। और कैसा प्यार है तुम्हारा, जो इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी राहुल से निकाह के लिए राजी हो गई। खुदगर्ज लड़की, तुम्हारे लिए राहुल की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। अफसोस है, अभी भी वक्त है, इनकार कर दो, समझी तुम, वरना राहुल की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। कॉल कट चुकी थी और मेरे दिल के अरमानों को बेदर्दी से कुचल दिया गया था। राहुल से शदीद मोहब्बत करती थी मैं, लेकिन उनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती थी। ये बात मैं राहुल को कैसे समझाती? कॉल फिर से आने लगी। प्लीज़ आप मेरी बात समझें।
मैं नहीं कर सकती ये सब। आप मैंने बिना नंबर देखे ही बात करना शुरू कर दिया था। आरुषि, क्या नहीं कर सकती? और मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। राहुल की आवाज़ सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैंने जल्दी से हड़बड़ाते हुए फ़ोन काट दिया। राहुल की फिर से कॉल आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी क्योंकि मुझे पता था राहुल बाल की खाल निकालने में कितना तेज़ है। तंग आकर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। आरुषि अशफाक बिन अशफाक अहमद, आपका निकाह राहुल मलिक बिन जावेद मलिक से 50 लाख सिक्का रजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? गोल्डन दुल्हन के लिबास में जालीदार घूंघट ओढ़े मैं धड़कते दिल को संभाल नहीं पा रही थी। राहुल मलिक का डर था कि मेरे मुंह से कबूल है निकला। मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए तो मैंने लरजते दिल पर काबू पाते कबूल है कहा। 3 बार कबूल है कहते ही निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और अपने सारे जुमले हुकूक राहुल मलिक के नाम कर दिए। पूरी तरह मौन छा गया था। बाहर अब वही सब राहुल मलिक भी दोहरा रहा था। कबूल है कि मधुर आवाज कानों से टकराई तो मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई थी। शादी को लेकर जो भी डर और मेरे दिल में वहम थे, मैंने दिल के किसी एक कोने में दबाकर रख दिए थे। यह एहसास ही मुझे गुदगुदाने के लिए काफ़ी था कि मेरा नाम राहुल के नाम के साथ जुड़ चुका था। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई थी, जबकि गालों पर राहुल के नाम की शर्म की लाली। मिस हेल, अगर आज शाम आपने इस निकाह से इनकार करने के बारे में ज़रा सा भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी शरीफियत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए और शरीफियत से निकाह कीजिए, वरना मैंने शरीफी छोड़ दी तो अल्लाह की कसम रुखसती भी आज ही साथ ले लूँगा। और आप जानती हैं, राहुल मलिक जो कहता है वह कर दिखाता है। मुझे राहुल के यह शब्द याद आए और मैंने गहरी सांस ली। सबने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैं ख्यालों से चौंकी। मुबारकबाद का शोर उठा तो दिल अब एक नई लहर पर धड़क रहा था। मीरा ने गले लगाकर मेरा माथा चूमा। चाचा और चाची की फैमिली में से कोई नहीं आया था। रिश्ते की फूफी वहीं आई थी। सास ने अंदर आते ही मेरा चेहरा देखते हुए मेरा माथा चूमा। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उनके अंदाज को देखकर मैं तो एकदम हैरान रह गई थी, वरना मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा ने खाने का इंतज़ाम करवाया था और अब सारा इंतज़ाम राहुल मलिक खुद देख रहा था। एक बेटा बनकर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। मेरे ससुराल वाले बहुत सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आए थे। पूरा घर मिठाई और फलों के टोकरों से भर गया था। मीरा तो बुरी तरह से परेशान हो गई थी और उस छोटी सी प्यारी सी अपनी बहन को देखकर मैं बस हंसे जा रही थी। हद है भाई, पूरे शहर की मिठाई और फल उठा लाए हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा सा चाचा और चाची के घर भी भिजवा देते हैं। आज आए भी नहीं, बाद में कहेंगे मिठाई तक नहीं खिलाई जालिमों ने। मीरा की बात पर मेरी हंसी को ब्रेक लग गए थे। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और राहुल मलिक अंदर आता दिखा। कुछ पल की इजाज़त हो तो बात कर सकते हैं हम? राहुल ने मीरा से बहुत इज्जत और प्यार से पूछा था। अरे राहुल भाई, फिकर नॉट, अब तो यह आपकी ही है। जब चाहे जिस वक्त चाहे बात करें, मुलाकात करें। मेरे होते हुए कौन माई का लाल आपको रोक सकता है? बल्कि जिस भी तरह की मदद चाहिए होगी, अपनी इस बहन को याद कर लीजिएगा। मीरा ने अपनी सेवाएं पेश करते हुए कमरे से बाहर जाते हुए दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। राहुल कमरे में अब अकेला रह गया था और उसके साथ बंद कमरे में मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे मीरा पर बेहद गुस्सा आया। वो मेरी बहन थी या फिर राहुल की? राहुल ने मेरे चेहरे के हाव भाव देखे और 2 कदम चलते हुए मेरे करीब आया। क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो इतना? राहुल मलिक की आंखें मेरे पूरे चेहरे का एक्सरे कर रही थीं। मैंने अपनी पलकों को झुका लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे अंदर छिपे डर को पढ़ ले, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि सामने खड़ा शख्स अंदर तक झांकने की काबिलियत रखता है। किसका फ़ोन था जिससे आप सुबह इतनी डिटेल में बात कर रही थीं और आपकी आवाज़ में इतनी घबराहट क्यों थी? मेरा फ़ोन भी काट दिया। उसके बाद फ़ोन रिसीव करना तो दूर की बात, फ़ोन स्विच ऑफ ही कर दिया। 2 कदम की दूरी पर खड़ा वह मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि मुझसे पूछताछ कर रहा था। उसकी बात पर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। मैंने इतनी तैयारी की थी किस लिए कि एक तारीफ का जुमला भी वह ना बोल पाए। ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भीगने लगीं। कुछ पूछ रहा हूँ आरुषि आपसे, और आप मुझे नज़रअंदाज कर रही हैं, जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो तो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी और अब आप मुझे यूं तंग नहीं कर सकते। मिस्टर राहुल,
मैंने भी इस बार सख्त लहजे में कहा तो वह चुपचाप मुझे देखने लगा और अगले ही पल सारे फासले मिटाते हुए मेरे करीब आया था और फिर मुझे कुछ समझने का मौका दिए बगैर मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं सीधा उसके सीने से जा लगी। दिल ने अजीब ही शोर मचाया, धड़कनें बेतरतीब हुईं, जबकि उसकी निगाहें मेरे चेहरे का घेराव कर रही थीं। उसने मेरी कमर पर दबाव बनाते हुए मुझे थोड़ा सा अपने और भी करीब किया था। शायद वह जानबूझकर मेरी नाजुकता को महसूस कर रहा था और मैं उसे रोक ना सकी। आखिर को अब वो मेरा पति था और हम एक जायज़ रिश्ते में बंध चुके थे। उसकी सरसराती उंगलियों का स्पर्श मैं अपनी कमर के हर मोड़ पर महसूस कर रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। आरुषि, मैंने यकीन कर लिया आपकी बात पर, लेकिन याद रखिएगा, अगर कल को कोई बात मुझे पता चली कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं तो फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। वो मेरे चेहरे पर झुकते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था और मुझे एक पल में बेबस कर गया। मनचाहे शख्स की जरा सी कुर्बत ही हमें दीवाना कर देती है, मदहोश कर देती है, होशो हवास भुला देती है। और मेरे होश तो राहुल मलिक को आसपास देखते ही उड़ने लगते थे। और अब कहाँ इतनी नज़दीकी, इतना क्यों घबरा रही हो? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा और तुम्हारा यह हाल है। मैं तो यह सोचकर ही परेशान हूँ, जब कुछ करूँगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा? अब की बार गंभीर लहजे में पूछते हुए वो मेरे पेट को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा गया था और मेरी सांसों में कंपन पैदा कर गया। आप अब बहुत करीब, प्लीज थोड़ा पीछे। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर वो अपने होंठ मेरे गालों पर रखते हुए खुद ही मुझसे पीछे हट गया। उसके दहकते होंठों का स्पर्श महसूस करते ही मेरा पूरा चेहरा गुलाल हो गया था। वो मुस्कुराते हुए मेरी हालत का मजा लेने लगा। बहुत जल्दी ही रुखसती की बात करूंगा। आपका ये रूप देखकर अब मुझसे एक पल भी अकेले गुजारा नहीं जाएगा। राहुल मलिक की बात से जैसे मेरे शरीर का सारा खून मेरे चेहरे पर आया था। यू आर सो सॉफ्ट मिसेज आरुषि राहुल मलिक। वो थोड़ा सा आगे को झुकते हुए मेरे कान के करीब आया था और बहुत प्यार भरे अंदाज में मेरे कान में सरगोशी करते हुए बाहर निकल गया। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी कि वह प्यार भी कुछ उसूलों पर करता था। आज पहली बार वो इतना करीब आया और छुआ भी तो कहाँ सिर्फ मेरे गाल पर। चाहता तो इन लम्हों को और भी आगे बढ़ा सकता था। आखिर को हमारा एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो मुझे अपने निकाह में ले चुका था, लेकिन उसने फिर भी अपनी हदें पार नहीं की थीं। उसके इस व्यवहार से मुझे बहुत सुकून मिलता था। इस सुकून को सोचते सोचते वो सारी बातें फिर से याद आने लगीं जो मेरी बेचैनी की वजह बन रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। राहुल इतना अच्छा था और उसके घर वाले, ये बात तो मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। सिर झटकते हुए मैं वहीं एक ओर बैठ गई। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। यूनिवर्सिटी में दिन वैसा ही गुजरा जैसे आम दिन गुजरते हैं। बस खास ये हुआ कि सबने निकाह की मुबारकबाद दी थी, शुभकामनाएं दी थीं। मैंने आज राहुल को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि आज वह यूनिवर्सिटी नहीं आया था। उसने छुट्टी ली हुई थी। उसने बताया भी नहीं कि वह क्यों नहीं आया। मैंने 2-3 मैसेज किए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं सारा दिन उदास रही। नहीं पता था कि निकाह के बाद वो शख्स मेरे दिल के इतना करीब हो जाएगा कि एक दिन उसका चेहरा ना देखूं तो दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। रात को ही पापा ने बताया कि आज राहुल घर आए थे जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैं हैरान हो गई। अच्छा, लेकिन पापा, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, इस जुमे को सादगी से रुखसती की बात हुई है और मैं भी चाहता हूं कि अब यह रुखसती हो जाए। पापा कुछ परेशान से लग रहे थे। पापा जान, कैसे आप मुझे इतनी जल्दी रुखसत कर सकते हैं? अभी तो कल ही निकाह हुआ है और आप कह रहे हैं कि आने वाले जुमे को रुखसती, जो कि सिर्फ 3 दिन बाद है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? बेटा, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस तैयारी करो, ये पैसे लो और जाकर शादी की तैयारी करो और यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लो। आप ठीक तो हैं ना? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। पापा जैसे सब कुछ पहले ही सोचे बैठे हुए थे और उनकी यह जल्दबाजी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। पापा, मैं तो इतनी जल्दी रुखसती के हक में बिल्कुल नहीं हूं। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैंने ऐतराज़ करते हुए कहा।
बेटा, बेटियां जब निकाह में चली जाएं तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, और राहुल की भी यही ख्वाहिश है कि अब रुखसती हो जाए। अच्छा है ना? बल्कि यह तो बहुत अच्छी बात है, पापा ने नपे तुले अंदाज में कहा, जबकि मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था। कोई तो बात थी जो पापा जी मुझसे छिपा रहे थे। और फिर राहुल ने मुझसे भी कोई संपर्क नहीं किया था, बल्कि मेरे बार बार कॉल करने पर भी मेरा कॉल पिक नहीं किया था। मेरे दिल में जैसी गिरह सी पड़ने लगी थी। मैंने राहुल को दोबारा से कॉल की तो उसने मेरी कॉल ही काट दी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। राहुल, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? आप नाराज हैं क्या? आखिर बात क्या है? प्लीज़ कॉल उठाइए। मैंने एक मैसेज भेजा जिसे सीन कर लिया गया था। थोड़ी देर में जो जवाब आया उस पर मेरी आंखों में आंसू भर आए। जुमे वाले दिन रुखसती है, उसके बाद ही अब आपसे बात होगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और मोबाइल को एक तरफ रख दिया। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। 3 दिन कैसे गुजरे पता भी नहीं चला। तैयारियों में इतने बिजी हो गए थे कि सोचने का मौका भी न मिला और रुखसती का दिन भी आ गया। पापा ने अपनी दुआओं में मुझे रुखसत किया, मेरे लिए दिल से दुआ की कि मैं अपने घर में खुश और आबाद रहूं। लेकिन खेल तो नसीब का होता है। जो नसीब में होता है वह मिलकर ही रहता है। वह नहीं जानते थे कि उनकी बेटी की जिंदगी की आजमाइश तो अब शुरू हुई है। और सबसे बड़ी आजमाइश मेरे लिए मेरे शौहर की थी। मुझे चंद एक रस्मों के बाद राहुल के कमरे में पहुंचा दिया गया था। दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर आने वाला राहुल नहीं था, कोई और था। उन्हें देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। राहुल कहाँ है? आप यहाँ क्यों आई हैं? उन्हें देखकर मेरे दिल को जैसे फिर से कुछ होने लगा था। मैंने तुम्हें शादी के लिए मना किया था ना? कितना समझाया था, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हारी वजह से राहुल मौत के मुंह में चला जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? खुदा का वास्ता है, ऐसा कुछ मत कहें। उनकी बातें सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच कह रही हूं मैंने तुम्हें सारी रिपोर्ट्स भी दिखाई थीं। उसके बावजूद तुमने निकाह से इनकार न किया, बल्कि रुखसती करवाकर यहाँ आ गई हो। इतनी खुदगर्ज लड़की हो तुम, न जाने राहुल को तुम में क्या बात पसंद आ गई। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आंसू पोंछते हुए अपनी जगह से उठकर उनके करीब आते हुए कहा, तुम एक सेल्फिश लड़की हो आरुषि, जिसे सिर्फ खुद से प्यार है। तुम जानती थीं कि शादी से राहुल की जान को खतरा है। उसके बावजूद तुमने उससे शादी की। अब उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उनकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। मैं उन्हें चुप करवा देना चाहती थी, लेकिन वह लगातार मुझ पर तंज कस रही थी। मैंने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया, जो अब बहुत ज्यादा दुखने लगा था। मुझे लगा जैसे उन्होंने अपनी हथेली पर एक पाउडर रखकर कुछ मन ही मन पढ़कर उस पर फूंक मारी थी, और वह सारा पाउडर मेरी आंखों और मेरी नाक में भरता चला गया। मुझे एकदम से चक्कर आने लगे। इसी दौरान वह मेरे करीब आई और मेरे कान के पास झुककर जो कहा, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। वह अपनी बात कहती हुई जा चुकी थी, जबकि मेरे होशो हवास खोने लगे थे। मैं जानती थी कि उन्होंने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी दरवाज़ा खुला और राहुल मेरे करीब आया, जो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे राहुल ने मुझे थामा है। जब होशो हवास खोने लगे तो मैंने अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलकर राहुल के चेहरे की ओर देखा। वो अपने लब्बों पर शरारती मुस्कान लिए मुझे ही देखे जा रहा था। पहले से जानता था तुम्हारी यही हालत होगी। इतनी डरपोक जो हो, लेकिन यार, इतना तो समझना चाहिए कि मैं इंसान हूं, कोई जालिम दरिंदा नहीं। इतना प्यार करता हूं तुमसे, फिर भला कोई तकलीफ कैसे दे सकता हूं तुम्हें? मानता हूं, शादी की पहली रात लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन इतना डर जाती हैं मालूम नहीं था। कहते कहते राहुल मेरे चेहरे पर झुका और मेरे लबों को अपने लबों में ले लिया। यह उसका दिया पहला स्पर्श था मेरे लबों पर, जो मुझे मेरे होशो हवास में नहीं मिला। उसके लब्बों की पकड़ बढ़ती जा रही थी तो मेरे होशो हवास जागने लगे। अब आंखों के आगे छाया अंधेरा हटने लगा था। मैंने अचानक धक्का देकर राहुल को खुद से दूर कर दिया। मेरी सांस एकदम से बहाल हुई थी। मैंने गहरी सांस भरते हुए राहुल की ओर देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के हाव भाव थे और वो मुझे पत्थर आई हुई नज़रों से देख रहा था, जैसे वह जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझे हुआ क्या है। लेकिन मुझे आंखें खोलते और सांस लेते देख उसकी अटकी हुई सांस भी बहाल हुई थी और उसने खींचकर मुझे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। आरुषि, तुम ठीक हो?
पहले वो मुझे आप करके बात करता था, लेकिन अब तुम करके बात कर रहा था और मुझे उसका यह अंदाज़ बहुत अपनापन महसूस करा रहा था। वो मेरे लिए बहुत परेशान था। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे क्या हुआ था? और आप इतना क्यों परेशान हैं? अब हैरान होने की बारी उसकी थी। आरुषि, जब मैं अंदर आया तो तुम आंखें बंद किए ज़मीन पर गिरने वाली थीं। तुम्हें थामा तो तुम्हारी सांस भी नहीं चल रही थी। पुकारा तो तुमने जवाब भी नहीं दिया। आखिर हुआ क्या था अचानक से? बताओ मुझे। उसके लहजे में बेहद बेचैनी थी। मैं बस उसे एकटक देखती रही। बता ना सकी कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी माँ मेरे पास आई थी और अभी-अभी आपकी माँ ने मुझसे क्या-क्या बातें कही थीं। वो मुझे थाम कर बिस्तर की ओर ले गया। मैंने बिस्तर पर बैठते हुए नम आंखों से उसकी ओर देखा। राहुल, अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखकर पूछा। हर बात मानूंगा। लेकिन पहले यह बताओ, किस बात ने तुम्हें इतना परेशान किया है कि तुम्हारी सांसें तक रुक गई थीं? तुम जानती हो मेरी क्या हालत हुई थी इन चंद मिनटों में? राहुल वाकई में बहुत ज्यादा अपसेट लग रहा था। आई एम सॉरी। मेरे इतना कहने पर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। जिंदगी हो तुम मेरी यार। समझो इस बात को, और अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेटर पहले से। पानी का गिलास होठों से लगाते हुए मैं उसकी मोहब्बत देखकर खुद पर रश्क करने लगी। तुम रेस्ट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बात करता हूँ। वो उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया और मैं फिर से डिप्रेशन में डूबने लगी। एक दिल कहता कि राहुल से सब कुछ कह दूं, फिर अगले पल सोचती कि वह उसकी माँ है। वह मेरी बात का यकीन कभी नहीं करेगा। सोच सोचकर फिर से दिमाग की नसों में दर्द शुरू हो गया। सर को दोनों हाथों में थामे बैठी हुई थी। तुम फिर से कुछ सोच रही हो? आरुषि, बताओ ना, मुझे कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? वो मेरे पास बैठकर मेरे चेहरे पर हाथ रखकर मुझसे पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ। राहुल परेशान ना हो। मुझे उसे यूं परेशान देखकर बुरा लग रहा था और वह मेरी इतनी केयर कर रहा था। मैं उसे और परेशान कैसे कर सकती थी? हाँ, रिलैक्स हो जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा तो वह चुपचाप उठा। ठीक है, फिर तुम चेंज कर लो और रेस्ट करो। मैंने लहंगा संभालते हुए उठने की कोशिश की तो लड़खड़ाकर फिर से गिरने लगी। उसने कमर में हाथ डालकर मुझे थाम लिया। आर यू ओके? मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। राहुल को फिर से मेरी फिक्र होने लगी। राहुल? मेरे धीमे से बोलने पर वो मेरी तरफ देखने लगा। राहुल, क्या आप आज की रात मैं जो कुछ कहना चाह रही थी, कह ना सकी क्या? आज की रात? उसने मेरी बात को तुरंत पकड़ लिया। नहीं, कुछ नहीं। मैं लहंगा संभालते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई और वो मुझे जाता हुआ देखकर खामोश रह गया। जब वापस आई तो वह बिस्तर पर बैठा मेरे लिए दूध का गिलास साइड पर रखे हुए था। मुझे देखकर उठकर मेरे पास आ गया। ये लो, पी लो इसे। मैं उसके प्यार को देखती रह गई। दूध का गिलास उसके हाथ से लेते हुए मैंने एक तरफ रख लिया और उसे कंधों से थाम कर बिस्तर पर बिठाया। राहुल, आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? क्या चाहिए? वह मुझे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा गया और अपनी उंगलियों से मेरे होठों की नरमी को महसूस करने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त जज्बातों का तूफान सा उमड़ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे रोकूं। अगले ही पल उसने अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे और मेरा दिल धक से रह गया। राहुल, मैंने उसे देखना चाहा, लेकिन उसने मेरी कमर पर कसकर अपने दोनों हाथ बांध लिए। मैं कुछ कह ही ना सकी। राहुल ने आज तक कभी ऐसी कोई हिम्मत नहीं की थी कि मैं आज यह सब देखकर हैरान ना होती। पहली बार उसका छूना मुझे अजीब सी मदहोशी दे रहा था, लेकिन मैं इस मदहोशी में खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर आज नहीं रोका तो यह अपने कदम मौत के मुंह में ले जाएगा और मैं राहुल को मरते हुए कैसे देख सकती थी। ये देखिए, ये रिपोर्ट्स हैं राहुल की। ये रिपोर्ट देखो। इसमें साफ लिखा है कि अगर वह किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो राहुल की मौत पक्की हो जाएगी। उसके अंदर के हार्मोन्स में कुछ खराबी है। मैं उसकी माँ हूँ। मैं माँ होकर तुम्हें मना कर रही हूँ, वरना कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चे का घर ना बसे। लेकिन मैं माँ हूँ, खुद गर्ज नहीं बन सकती, अपनी खुशी की खातिर अपने बच्चे की जान दांव पर नहीं लगा सकती। अब इम्तिहान तुम्हारे प्यार का है कि तुम्हारा प्यार कितना ताकतवर है। तुम्हें प्यार चाहिए या फिर राहुल की जिंदगी? क्या हुआ? कहाँ खो गई? राहुल ने मेरी गर्दन पर तपते होंठ रखकर उनका स्पर्श दिया तो मैं जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी।
उसकी पकड़ हल्की थी, इस वजह से मैं छूटकर दूर जा खड़ी हुई। क्या हुआ? वो हैरानी से मुझे देखने लगा। वो मुझे नींद आ रही है, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। आरुषि, तुम्हें लगता है कि आज की रात मैं तुम्हें सोने दूंगा? उसने मुझे कलाई से थामकर अपनी ओर खींचा। मैं कच्ची डाल की तरह उसके सीने से जा लगी। राहुल, क्या आप मुझे थोड़ी सी मोहलत नहीं दे सकते कुछ दिनों के लिए? मेरी बात पर उसने मुझे पथराई हुई नजरों से देखा। क्यों? एकलफजी सवाल पर मैं सकपका गई थी। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे सब समझने में थोड़ा वक्त। जो सच है वह बताओ। अचानक से राहुल का लहजा बदला। कैसा सच? मेरा दिल धड़क उठा। कहीं उसे बाकी सब कुछ पता तो नहीं चल गया? जो तुम्हारे दिल में है आरुषि, वो अब ठंडे लहजे में बोल रहा था। यही बात है राहुल, बस कुछ दिनों की मोहलत दे दो, फिर सब बर्बाद हो जाएगा। वो तल्खी से मुझे झटका देते हुए पीछे हटा था और मैं बामुश्किल बैठकर सहारा लेकर खुद को गिरने से बचा ही पाई थी। राहुल, मत लो अपनी जुबान से मेरा नाम। अपने नाम से नफरत हो जाएगी मुझे। कितने अरमान सजाए थे मैंने इस रात के लिए। मुझे तो लगा था कि जिस कदर मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूं, तुम भी मेरे लिए उतनी ही बेकरार हो। तुम्हारा शादी से इनकार मैं तुम्हारा मजाक समझा था कि शायद तुम मुझे आजमा रही हो। लेकिन नहीं, अब समझ आया तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। वो दुख से ऊंची आवाज में बोला था। प्लीज ऐसे मत कहो, मेरी इतनी सी बात। मैंने उसका बाजू थाम लिया। यह इतनी सी बात है जहर? वो हैरान होकर बोला। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा हक छीन रही हो। तुम जैसी बीबियां होती हैं जो अपने शौहर को पास नहीं आने देती और फिर उन पर इल्जाम लगाती हैं कि वह बाहर मुंह मारते हैं। राहुल की बातें आज मुझे गूंगा कर गई थीं। यह तो कोई और ही राहुल लग रहा था। राहुल, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लगा था उसकी बातें सुनकर, लेकिन वह फिर से तल्ख हंसी हंसा। अफसोस हो रहा है खुद पर कि एक ऐसी लड़की से प्यार नहीं इश्क कर बैठा जो मुझे बदनाम करना चाहती है। राहुल की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। बदनाम? मैंने धीरे से दोहराया। ज्यादा मासूम मत बनो। अचानक उसने मुझे कंधों से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा कि मैं तड़प गई। यही चाहती हो ना तुम, कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं, ताकि सुबह होते ही तुम मुझे बदनाम कर सको कि राहुल मलिक नामर्द है। शादी से तो तुम पहले ही इनकार कर रही थीं। अब नामर्दी का दाग लगाकर मुझसे छुटकारा चाहती हो। उसकी बात सुनते ही मैं तो जैसे साकेत रह गई थी। वो क्या कह रहा था और क्यों? बोलो, जवाब दो। यही प्लान है ना तुम्हारा, मुझे बदनाम करने का? अचानक उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया। मैंने पलटकर उसे देखा। इस वक्त राहुल मलिक बिल्कुल बदल चुका था। मुझे उससे डर लग रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी। मैंने रोते हुए सफाई देनी चाही तो उसने मोबाइल से एक ऑडियो निकालकर मुझे सुनाई। मैं बस यही चाहती हूँ कि राहुल मलिक को बुरी तरह बदनाम करके रख दूँ। पहली रात खुद को उससे बचा लूँगी, कुछ भी बहाना बनाकर। फिर सुबह होते ही उस पर नामर्दी का ठप्पा लगाकर उसे छोड़ दूँगी। अच्छा, तो क्या वह पहली रात तुम्हें छोड़ देगा? अपना हक नहीं लेगा? हक? अरे, जो कहूँगी वो मानेगा। मेरी उंगलियों पर नाचने वाला एक पपेट है वो। फिक्र मत करो, तलाक लेकर हक मेहर के 50 लाख लूंगी पूरे और अपने आशिक के पास वापस चली जाऊंगी। राहुल ने ऑडियो बंद कर दी। मैंने रोते हुए बेचैनी से राहुल को देखा। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी आवाज़ नहीं है। राहुल, प्लीज़ मेरा यकीन करो ना, इस ऑडियो पर यकीन। एक लम्हे को भी यकीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपनी आरुषि पर पूरा भरोसा था। लेकिन टूट गया ना, तोड़ दिया ना तुमने मुझे आरुषि। वो दुखी होते हुए पीछे हटा। मेरा हाथ जोर से झटका, मुझे तकलीफ हुई। राहुल, कहा ना, नाम मत लो मेरा। उसे शदीद गुस्सा आया था और मैं सहम कर चुप हो गई। आज मुझे तुमसे नहीं, खुद से नफरत महसूस हो रही है। मुझे पता है कि अब आगे क्या होगा। सुबह होते ही तुमने तलाक का मुतालबा करना है। 50 लाख हक मेहर चाहिए ना? तुम्हें तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे हक मेहर मिल जाएंगे। सुबह होते जो चाहती हो सब दे दूंगा। लेकिन अब आगे कोई बात नहीं और मेरे करीब भी मत आना, समझे तुम? राहुल गुस्से से कहते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। राहुल, दरवाज़ा खोलें, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अल्लाह का वास्ता दरवाज़ा खोलें। मैं उसके पीछे जाती, दरवाज़ा बज रही थी, बल्कि पीट रही थी, रो रही थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार न था। दरवाजे के साथ टेक लगाते मैं वहीं उसे पुकारती रह गई। मैं सारी रात वहीं बैठे रोते रोते कब नींद की आगोश में खो गई, मुझे खुद ही पता न चला।
ना जाने रात का कौन सा पहर था कि दरवाज़ा किल्क की आवाज़ से खुला था। मैंने आंखें खोलने की मुश्किल से कोशिश की थी, लेकिन रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थीं। राहुल ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए बेड की ओर कदम बढ़ाए। मेरे दिल पर एक बोझ आ टिका था। उसके लिए मेरी अहमियत बस यहीं तक थी। उसे लगता था कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊंगी, तो फिर अब कुछ भी कहने को नहीं बचा था। अब फिर सबके सामने बात होती जब मैं उस पर इल्ज़ाम लगाती। वो बिस्तर पर करवट ली क्विल्ट खोलकर लेट गया था। मैं भी बिस्तर की दूसरी ओर लेटी, धीरे से आंखें मूंद गईं। मेरा सर शदीद दुख रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे और आंखें भी खुलकर नहीं दे रही थीं। दुख इस कदर ज्यादा था कि दिल के किसी कोने से खुलकर किसी से कह भी नहीं सकती थी। राहुल की जानिब करवट ली तो आज वह मेरे लिए बेमहसूस हो गया था। उसकी पीठ को देखते हुए मेरा जी चाहा उससे लिपट कर अपना दुख हल्का कर लूं, लेकिन फिर डर गई। अगर मेरा हाथ झटक दिया तो दिल ने कहा, झटकने दो, थामा भी तो उसी ने है ना। मैंने आगे होते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रो दी। इतना प्यार करने वाला, नाज नखरे उठाने वाला एकदम से बदल जाए तो जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। पीछे हो जाओ आरुषे, इंसान हूं, फरिश्ता नहीं, कुछ हो जाएगा मुझसे तो सुबह तुम्हारा इल्ज़ाम। आप पागल हो गए हैं। आपकी आरुषि ऐसी नहीं है राहुल। मैं मर तो सकती हूं, लेकिन ऐसा घटियापन हरगिज़ नहीं कर सकती, बल्कि सोच भी नहीं सकती। उसे अपनी ओर मोड़ते उसके सीने में मुंह छुपाया। फिर क्यों मोहलत मांगी? उसका लहजा धीमा हुआ था। डर रही थी, मुझे डर लगा था। पहली बार था तो मैं पलकें झुकाए बोली, ठीक है, सो जाओ, अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त है। लाइट्स ऑफ करते ही जीरो बल्ब ऑन कर गया और माथे पर बाजू टिकाए आंखें मूंद गया। राहुल, मैंने झुककर उसके लबों पर अपने लब रख दिए और हिचकियों से रोने लगी। मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। आरुषि, रोना बंद करो यार। वह मेरे आंसू पोंछते हुए, जरा सा पीछे होते हुए, खुद उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा गया। मुझसे नाराज नहीं हूं, बस रोना बंद करो। मेरे आंसू पोंछते मुझे अपने सीने से लगा लिया। आप चाहें तो अपना हक ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने सारी बातें भुलाकर उसे बोल ही दिया, लेना होगा तो ले लूंगा, पूछूंगा नहीं तुमसे। मेरी नाक के टिप पर होंठ रखते हुए मेरे आंसू पोंछ दिए। तुम अभी सुकून से सो जाओ। आंखें मूंदते हुए उसने मुझे अपने सीने से लगाकर लिटा लिया और धीरे धीरे मेरे सर को सहलाने लगा। वह मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। मुझे झिझक तो हो रही थी, लेकिन सुकून भी महसूस हो रहा था। और फिर कब मैं नींद की वादियों में खोती चली गई, मुझे पता ही न चला। सुबह आंख खुली तो सिर भारी भारी हो रहा था। रात भर रोने की वजह से अब सिर में तेज दर्द हो रहा था। राहुल कमरे में नहीं था। मैं बाथरूम में घुसी और शावर लेने लगी। तभी याद आया कि कपड़े तो लिए ही नहीं। अपने चारों ओर तौलियां लपेटे हुए बाहर आकर कपड़े निकालने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा सांस गले में अटक गया। या अल्लाह, मेरी मदद करना। ना जाने कौन था और मुझे इस हाल में देख लेता तो क्या सोचता। मैंने कवर से थोड़ा सा चेहरा हटाकर देखा तो राहुल था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल खुद पर नज़र पड़ते ही मैं शर्म से लाल हो गई थी। वो दरवाज़ा लॉक करते हुए मेरी ओर बढ़ने लगा और मैं डर के मारे कवर से जा लगी। आरुषि, तुम्हें नहीं लगता तुम लापरवाह हो रही हो? मेरी जगह कोई और भी हो सकता था। तुम्हें इस हाल में देखकर क्या सोचता? आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। सॉरी। मैंने भी फौरन गलती मान ली। उसने मुझे सिर से पांव तक गहरी, बेबाक और हक भरी नज़रों से देखा। जाओ, ड्रेसअप हो जाओ, उसने खुद पर जब्त करते हुए कहा। मैं उसके पास से गुजरी ही थी कि अचानक मेरा तौलिया खुलकर ज़मीन पर गिर गया और मेरी हालत ऐसी थी जैसे 1 मिनट में मैं इस दुनिया से फना हो गई थी। मैं उसे ज़मीन पर गिरता देखकर एक नज़र राहुल को देखा, जो गहरी मदहोश भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मेरा एक्सरे कर रहा था। उसके गले में गलती उभरकर गायब हुई थी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना एक होंठ दांतों के नीचे दबाया था। सामने वाले को सख्त इम्तिहान में कैसे डाला जाता है, ये तुमसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। मेरे करीब होते हुए राहुल ने मेरे कान में सरगोशी की थी। मैंने झट से रुख फेरते हुए खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ से छुपाती। शर्म और बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे। राहुल ने तौलिया उठाते हुए गहरी सांस ली और मेरे चारों ओर लपेट दिया। फिर मुझे अपनी ओर मोड़ा। राहुल मलिक नफ्स का गुलाम नहीं है।
उसकी आंखों में मेरे लिए जो मान था, उस मान और मोहब्बत को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। वाकई वो एक मजबूत इरादों वाला इंसान था। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। मेरी सास मुझे और मेरे शौहर को गहरी नज़रों से देख रही थी, जैसे जानना चाहती हों कि हमारे बीच कुछ हुआ या नहीं, पर मैंने भी हाथ न लगने दिया। नाश्ते के बाद राहुल किसी काम से बाहर चला गया, जबकि मेरी सास मेरे करीब आकर मुझसे पूछने लगी, क्या तुमने राहुल को खुद को छूने दिया या नहीं? आंटी, आप अपनी हद में क्यों नहीं रहती? यह हम पति पत्नी के बीच की बात है। आप हमारे मामलों में ना पड़ें और हमसे दूर रहें, वरना मैं राहुल को सब कुछ बता दूंगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत चालाकी से उन्हें धमकी दी थी, लेकिन वह मेरी बात पर हंसने लगी। तो बता दो, वो कौन सा तुम्हारा यकीन करेगा? वो मेरा बेटा है और माँ जैसी भी हो, बेटा माँ को कभी गलत नहीं कह सकता। सही कहा आपने, लेकिन अक्सर माएँ आप जैसी भी होती हैं, डायन, जो अपने ही बच्चे को खा जाती हैं। आरुषि? अचानक अपने पीछे से राहुल की आवाज़ सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में दुख, गुस्सा, बेचैनी क्या कुछ नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह अचानक यूं इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। राहुल, कुछ मत कहिए, नई नवेली दुल्हन है, हाथ मत उठाइए। वो रोते हुए बोलीं। मुझे लगा जैसे कह रही हूँ, उठाइए हाथ। मैंने दिल ही दिल में खुद को थप्पड़ खाने के लिए तैयार कर लिया। आरुषि, आप? राहुल दहाड़ा तो मैं सहमक कर आंखें मींच गईं। मुझे लगा अब पिटेगा। आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि क्यों शादी की तुमसे। माँ के खिलाफ जाकर भी मैंने तुम्हें अपनाया। राहुल की बात पर मैंने आंखें खोलकर उसे हैरानी से देखा। माँ सही थी। मिडिल क्लास लड़कियां अपना असली चेहरा दिखा देती हैं। राहुल की बातें मेरे दिल को चीर रही थीं, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। इससे अच्छा होता कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर चली जाती। मेरी माँ के बारे में इस तरह की बकवास करने की ज़रूरत कैसे हुई तुम्हारी? वो गुस्से से मेरी ओर बढ़ा। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। राहुल, मेरी बात सुनिए। अब गलत, जस्ट कीप क्वाइट। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। आउट। राहुल की बात ने मुझे कुछ भी कहने के काबिल नहीं छोड़ा। राहुल, आउट। मैंने जो फिर पुकारा तो उसने ऊंची आवाज में मुझे डरा दिया। मैं रोते हुए अपने कमरे की ओर भागी, अपना सारा सामान निकाला और रोते हुए उसे बैग में डालने लगी। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। सब ऐसे थे जैसे अंदर और बाहर से अलग। मुझे अब राहुल से भी कोई भरोसे की उम्मीद नहीं थी। इतने अरसे तक साथ रहा, खुद को इतना चालाक समझता था, और यह तक ना जान सका कि यह औरत उसकी असली माँ है ही नहीं। और मैंने एक रात यहाँ आने के बाद सब पता लगा लिया था। बैग हाथ में उठाए, दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए कि राहुल अंदर दाखिल हुआ। मम्मा से माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देंगी, राहुल ने ठंडे लहजे में कहा। कभी नहीं मांगूंगी। वो एक चालबाज औरत है, मुझे आपसे दूर करना चाहती है। आप समझते क्यों नहीं? वो आपकी माँ नहीं है। मैंने रोते हुए सच्चाई बयान करना चाही, लेकिन वो चुप रहा। जानता हूँ, सब जानता हूँ, फिर भी आपसे यही कह रहा हूँ, मम्मा से माफ़ी मांगो। उसकी बात पर मैं गूंगा हो गई। 3 साल का था जब उन्होंने मुझे पाला। मेरे पापा से वह बेहद मोहब्बत करती थी, इसीलिए यह जानते हुए कि 3 साल के बच्चे के बाप हैं, उन्होंने पापा से शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब मम्मा का अपना सगा बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने फ़र्क करना शुरू कर दिया। वो मुझमें और रूहान में फ़र्क करने लगी। मुझे दुख होता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। वक्त गुजरता गया। जब जवान की दहलीज पर कदम रखा तो पापा ने जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दी और बहुत कम हिस्सा रूहान को दिया। इस बात ने मम्मा के दिल में गांठ डाल दी और उन्होंने जादू टोना करना शुरू कर दिया। पहले पापा पर किया, पापा का इंतकाल हो गया, और फिर मुझ पर किया, यहाँ तक कि मुझे पागल भी कर दिया था। पर फिर मेरी फूफी ने मेरा साथ दिया और रूहान इलाज करवाया, पर उन्हीं दिनों उनका कोई अमल उल्टा पड़ गया और उनका बेटा रूहान इस दुनिया से चला गया, और तब से वह ऐसी हो गई हैं, मानसिक रोगी हैं वह। आरुषि, मैं जान गया हूँ, जो कुछ आपने उन्होंने आपसे कहा वो ऑडियो भी उन्हीं की भेजी हुई थी। आपको मुझसे दूर रखने के लिए मेरी झूठी रिपोर्ट्स भी बनवाईं। वो नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद हो, इसीलिए उन्होंने आपको मेरे खिलाफ भी करना चाहा। आपको मुझसे शादी से रोका और मेरे करीब आने से भी। उसकी बातें सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गई। कितना दर्द लेकर बैठा था। वह अपने दिल में बहुत हिम्मत वाला था।
मैं आगे बढ़ते सीधा उसके सीने में जा समाई। आंसू तेजी से बह निकले। ना जाने किस बात पर ये आंसू बहने लगे थे, राहुल का दुख देखकर या फिर शर्मिंदगी से। उसने बाजू मेरे इर्द गिर्द लपेटते हुए मुझे अपने हिसार में ले लिया। चलो आओ, मम्मा से एक्सक्यूज करो। जो भी है वह बड़ी है हमारी, और हमारा फर्ज है कि उनकी इज्जत करें। उसके कहने पर मैंने उसकी माँ से माफ़ी भी मांग ली। वालिमा का फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया गया। राहुल का संग पाकर मैं बेहद खुश और संतुष्ट थी। उसने एक पल के लिए मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। जब दिलों से गलतफहमियां और कड़वाहटें मिट जाएं तो सब मंजर साफ हो जाते हैं। रात के लम्हों में आज मैंने सोच रखा था कि राहुल के लिए वो सब कुछ करूंगी जो एक अच्छी और वफादार बीवी अपने शौहर के लिए करती है, उसे खुश और संतुष्ट करने के लिए। वो रूम में आया तो मेरा शर्माया हुआ रूप देखकर मुस्कुरा दिया। आरुषि, तुम चेंज कर लेती, इतना बुखार है तुम्हें? वो फिक्रमंदी से बोला था तो मैंने नाराजगी से उसकी ओर देखा। अरे कैसे शौहर हैं! एक तो आपके लिए सज धज कर बैठी हूं, दूसरा तारीफ करने की बजाय आप बातें जितनी मर्जी करवा लो तारीफ। इतना गुस्सा किस बात का है जनाब? वो मेरे करीब बैठते हुए बाजू की कोहनी बिस्तर पर टिकाते मुझे निहारने लगा। प्लीज राहुल, ऐसे ना देखें। मैंने उसकी आंखों के आगे हाथ रख दिया तो वह गहराई से मुस्कुराया और मुझे बाजू से थामे अपने ऊपर गिरा लिया। मैं अनबैलेंस होते ही सीधा उसके सीने पर जा गिरी। पल भर को हम दोनों की निगाहों का टकराव हुआ। दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। सांसों का गहरा होना, पलकें बार बार झपकाना, राहुल की आंखों में खुमार भर गया। बहुत खूबसूरत हो यार तुम, सारी की सारी ही प्यारी हो और सिर्फ मेरी हो। वो मुझसे इजहार मोहब्बत करने की बजाय अब मेरी तारीफ कर रहा था। मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? मुझे अचानक से याद आया, मुंह दिखाई का तोहफा सुहाग रात के बाद दिया जाता है। मेरी सुहाग रात अभी तक पेंडिंग में है। उसकी बेबाक बातों पर मैं ब्लश करने लगी। मैंने उसके होंठों पर हाथ रखा तो वह मेरी हथेली को चूमते हुए मेरा चेहरा अपने करीब करके पूरी शिद्दत और हक से मेरे होंठों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपनी मोहब्बतें मेरे ऊपर न्योछावर करने लगा, जबकि एक हाथ से मेरे ब्लाउज की डोरियों को खोल दिया। और अब ब्लाउज के नीचे राहुल के हाथों की पकड़ मेरी नाजुक धड़कनों पर थी और मैं उसकी पकड़ पर बुरी तरह मदहोश हो गई थी। पल पल गुजरती रात में वो जुनूनी अंदाज में मोहब्बत की बारिश करते हुए मुझे अच्छे से यकीन दिला चुका था कि आरुषि सिर्फ उसकी है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी कि वक्त रहते सब कुछ पता चल गया था, वरना राहुल जैसे शख्स को मैं खो देती जो सिर्फ चाहे जाने के काबिल है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।